हाय गाइस, तो अपन अपने सिस्टमिक पैथोलॉजी का दूसरा वीडियो आज शुरू करेंगे जिसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं स्टमक पैथोलॉजी। ठीक है, स्टमक पैथोलॉजी के अपन दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, जिसमें अपन पहले पार्ट में गैस्ट्राइटिस करेंगे और सेकंड पार्ट में अपन पेप्टिक अल्सर करेंगे बेटा। ठीक है ना, ये दोनों जो टॉपिक्स है ये दोनों ही आपके LAQ क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप दोनों ही आपको LAQ करके आएंगे। ठीक है, तो अपन आज शुरू करेंगे गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो आइटिस आपको पता होगा, आइटिस मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन। तो गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या होगा? इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। ठीक है, तो गैस्ट्राइटिस नथिंग बट इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। ठीक है, इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, एक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। ठीक है, अब एक्यूट गैस्ट्राइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ म्यूकोजा। ठीक है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस में क्या होगा? न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ म्यूकोजा हो जाएगा। ठीक है, देन क्रोनिक गैस्ट्राइटिस इज मार्क्ड बाय लिम्फोसिटिक एंड प्लाज्मा सेल इन्फिल्ट्रेशन। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में क्या होगा? लिम्फोसिटिक एंड प्लाज्मा सेल इन्फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, gastritis is nothing but inflammation of gastric mucosa. It may be of two types, acute gastritis and chronic gastritis. ठीक है, acute gastritis is characterized by neutrophilic infiltration of mucosa and chronic gastritis marked by lymphocytic and plasma infiltration. ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन जो आपको पेपर में लिखना है। अगर गैस्ट्राइटिस क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। फिर उसके दो टाइप्स लिखनी है, इट मे बी ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। Then it is acute gastritis is characterized by neutrophilic infiltration and chronic gastritis is marked by lymphocytic and plasma cell infiltration. आपको ऐसे ही फ्लो चार्ट के फॉर्म में पूरा पेपर लिख के आना है। ठीक है, उसके बाद अब ये जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है, इट कैन बी अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज विथ H pylori, दैट इज टाइप बी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, एंड विदाउट H pylori, दैट इज टाइप A गैस्ट्राइटिस। ठीक है, ये जो टाइप बी गैस्ट्राइटिस है विच इज विद द H pylori। ठीक है, H pylori इज अ बैक्टीरिया विच यू स्टडी इन माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो ये जो टाइप बी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का टाइप है ना, इट इज 90% ऑफ द केसेस। ठीक है, तो विथ H pylori जो है टाइप बी वाला क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, वो 90% ऑफ द केसेस टाइप बी के ही होंगे। ठीक है, देन विदाउट H pylori के जो केसेस होंगे या फिर टाइप ए के जो केसेस होंगे वो बस 10% होंगे बेटा। ठीक है, अब विथ H pylori या फिर टाइप बी गैस्ट्राइटिस जो है, इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गैस्ट्राइटिस, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस एक्चुअली। ठीक है, एंड इट इज नॉट एसोसिएटेड विद इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया या फिर डिओडेनल एपिथेलियम। ठीक है, ये इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है। ठीक है, विच इज विथ H pylori, जो 90% ऑफ द केसेस कॉम्प्रोमाइज करेगा। ठीक है, देन विदाउट H pylori में 10% केसेस आएंगे जो कि क्या है? ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस है। ठीक है, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस विदाउट H pylori। ठीक है, अब विदाउट H pylori में भी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस वो कौन सा है? ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस है। ठीक है, देन बॉडी फंडिक प्रीडोमिनेंट, then associated with other autoimmune disorders, example pernicious anemia, Hashimoto's thyroiditis and type 1 diabetes. ठीक है, तो विदाउट H pylori में मोस्ट कॉमन कौन सा है? वापस उसमें ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस विदाउट H pylori इज व्हाट? ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस। फिर क्या है? बॉडी फंडिक प्रीडोमिनेंट है एंड इट इज एसोसिएटेड विद अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स टू विच आर पर्निशियस एनीमिया, Hashimoto's thyroiditis and type 1 diabetes. ठीक है, and it is characterized by diffuse atrophic gastritis. ठीक है, it is characterized by diffuse atrophic gastritis. ठीक है, जिसमें क्या होगा? म्यूकोजल डैमेज ऑफ ऑक्सेंटिक म्यूकोजा विद द बॉडी एंड फंडस होगा। ठीक है, तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ्यूज एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या देखा अब तक? गैस्ट्राइटिस की डेफिनेशन, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस इज मार्क्ड बाय लिम्फोसिटिक एंड प्लाज्मा सेल इन्फिल्ट्रेशन। या क्रोनिक गैस्ट्राइटिस को अपन ने वापस दो टाइप में क्लासिफाई किया, टाइप बी दैट इज विदाउट H pylori विच कंप्राइज ऑफ 90% केसेस, एंड टाइप ए दैट इज 10% केसेस विदाउट H pylori। ठीक है, अब ये जो टाइप बी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है, इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप। ठीक है, एंड इट इज नॉट एसोसिएटेड विद इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया। ठीक है, देन इन टाइप ए क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस विदाउट H pylori इज व्हाट? ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस। ठीक है, देन सेकंड इज बॉडी फंडिक predominant gastritis. ठीक है, body fundic predominant gastritis, and it is associated with other autoimmune disorders too, which are pernicious anemia, Hashimoto's thyroiditis and type 1 diabetes. ठीक है, and the type A chronic gastritis is characterized by what? Diffuse atrophic gastritis. ठीक है, so now we will see the risk factors of gastritis. ठीक है, which are the risk factors of gastritis. ठीक है, तो either we study risk factors या फिर we study etiology. ठीक है, in the systemic pathology we have to write the risk factors या फिर etiology. ठीक है, of the particular case या फिर particular pathology. Here we are studying the risk factors of gastritis. ठीक है,
So risk factors of acute gastritis are heavy smoking, excessive alcohol, excessive NSAIDs like aspirin, ibuprofen and naproxen, uremia, ischemia and stroke, shock and stress. ठीक है. So heavy smoking can also cause acute gastritis. Excessive alcohol abuse can also cause acute gastritis. Then excessive NSAIDs, ठीक है, which we use commonly, like excessive NSAIDs also cause like aspirin, ibuprofen and naproxen. They also cause acute gastritis, ठीक है ना. Then uremia can also cause acute gastritis. Ischemia and shock can also cause acute gastritis. And stress, that is major surgery या फिर burns या फिर severe infections can also cause acute gastritis, ठीक है. Then the risk factors for chronic gastritis are nothing but the drugs like NSAIDs, like again aspirin, ibuprofen and naproxen. Then H. pylori is most common risk factor for chronic gastritis. Then alcohol and smoking, radiation, gastrectomy with gastroenterostomy, ठीक है. Then uremia and pernicious anemia, ठीक है. These are the risk factors of chronic gastritis. So risk factors of acute gastritis are heavy smoking, excessive alcohol, which are common to chronic gastritis too, that is alcohol and smoking. And excessive NSAID is also common in both cases, ठीक है. Here uremia and here also uremia is common. Then here ischemia and shock are different and stress are different, ठीक है. Stress like major surgery, burns and severe infection. Here the excessive ones are H. pylori, radiation, gastrectomy with gastroenterostomy and pernicious anemia are different, ठीक है. So this we studied the risk factors of gastritis, ठीक है. Then we will study the classification of gastritis. The classification of gastritis is based upon Sydney system, ठीक है. So classification of gastritis is by three types, means it is classified in the three groups like acute gastritis, chronic gastritis and special forms of gastritis, ठीक है. So acute gastritis will comprise of three more types, that is acute H. pylori gastritis, then other acute infective gastritis and acute non-infective gastritis, ठीक है. So acute gastritis first classified into infective gastritis and non-infective gastritis. The infective gastritis comprise of acute H. pylori infective gastritis and other acute infective gastritis, which includes other bacteria except of H. pylori, other viruses, fungi and parasites, ठीक है. And the third one is acute non-infective gastritis. See, ठीक है. So acute gastritis will comprise of three components, that is acute H. pylori gastritis, other acute infective gastritis and other acute non-infective gastritis, ठीक है. Then we will study the chronic gastritis. Chronic gastritis comprise of four more components, ठीक है. Here in chronic gastritis we studied the autoimmune, that is type A gastritis is most common, ठीक है. Then H. pylori related, that is type B gastritis can also be chronic gastritis, ठीक है. Then mixed environmental, that is type AB, ठीक है. ऑटोइम्यून अगर है gastritis तो type A है. H. pylori related अगर है तो type B है. अगर मिक्स्ड एनवायरमेंटल है, मतलब मिक्स्ड है, ऑटोइम्यून या फिर मिक्स्ड कंपोनेंट्स है, तो उसको अपन बोलेंगे टाइप ए बी गैस्ट्राइटिस. एंड लास्ट वन इज केमिकल या फिर रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस, ठीक है. So chronic gastritis will comprise of four, that is type A gastritis, type B gastritis. Type A gastritis is nothing but autoimmune gastritis, type B gastritis is nothing but H. pylori related gastritis, and mixed environmental gastritis will be known as type AB gastritis, ठीक है. Then last one is chemical या फिर reflux gastritis. The autoimmune gastritis is body funding predominant gastritis, ठीक है. The stomach will have the various regions, you know that, so the regions of the stomach in autoimmune gastritis which are more commonly involved are body and fundus of the stomach, ठीक है. In H. pylori related gastritis, antrum is the most commonly affected part of the stomach, ठीक है. So H. pylori related या फिर type B gastritis में antral predominant होगा, mixed environmental या फिर type A B gastritis में antral body predominant होगा, और chemical या फिर reflux gastritis में antral body predominant होगा, ठीक है. So type A में body and fundus, ठीक है. सो टाइप ए का BF है, ऐसा याद रखो, टाइप ए का BF है, तो टाइप ए में बॉडी एंड फंडस प्रिडोमिनेंट है, ठीक है. टाइप बी में एंट्रल, ठीक है. टाइप बी में एंट्रल प्रिडोमिनेंट है, ठीक है. देन लास्ट टू जो है दैट इज मिक्स्ड एनवायरमेंट, दैट इज टाइप ए बी गैस्ट्राइटिस एंड केमिकल गैस्ट्राइटिस, उन दोनों में एंट्रल एंड बॉडी प्रिडोमिनेंट है, ठीक है. देन थर्ड वन क्लासिफिकेशन इज स्पेशल फॉर्म्स ऑफ गैस्ट्राइटिस. इनमें आएगा लिम्फोसिटिक गैस्ट्राइटिस, इओसिनोफिलिक गैस्ट्राइटिस एंड ग्रैनुलोमेटस गैस्ट्राइटिस, ठीक है. सो क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ गैस्ट्राइटिस इज बेस्ड अपॉन सिडनी सिस्टम, ठीक है. उसमें अपन ने तीन टाइप में डिवाइड किया, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस एंड स्पेशल फॉर्म्स ऑफ गैस्ट्राइटिस, ठीक है. एक्यूट गैस्ट्राइटिस विल comprise of three more components, that is acute H. pylori gastritis and other acute infective gastritis which can be caused by bacteria except of H. pylori, then viruses, fungi and parasites, then other non-infective gastritis, ठीक है. This come under acute gastritis. Then under chronic gastritis the four components will come. The first is type A gastritis, that is autoimmune gastritis, in which
द टाइप ए हैज BF, ठीक है. सो बॉडी फंडिंग प्रीडोमिनेंट इट इज. देन टाइप B gastritis, it is H pylori related gastritis and it is enteral predominant gastritis. Then type AB gastritis, which is mixed environmental gastritis, and the last one is chemical gastritis, and the last two are enteral body predominant, ठीक है. Then special forms of gastritis we have seen lymphocytic gastritis, eosinophilic gastritis and granulomatous gastritis, ठीक है. सो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट एक्यूट गैस्ट्राइटिस. अपन सबसे पहले क्या शुरू करेंगे बेटा, एक्यूट गैस्ट्राइटिस शुरू करेंगे, ठीक है. तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है. तो इन एक्यूट गैस्ट्राइटिस ट्रांजिएंट एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा टेक्स प्लेस, ठीक है. एक्यूट गैस्ट्राइटिस में क्या होगा, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब नॉट परमानेंट, ठीक है, फॉर सम टाइम, ठीक है. तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस में क्या होगा, ट्रांजिएंट एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा विल टेक प्लेस, ठीक है. देन एक्यूट गैस्ट्राइटिस में क्या होगा, ट्रांजिएंट एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा होगी अगर इफ रिमेन अनट्रीटेड फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है. अगर ये ट्रांजिएंट एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन्वॉल्वमेंट जो है गैस्ट्रिक म्यूकोजा की, अगर वो बहुत सालों के लिए अनट्रीटेड अगर रही, देन इट विल कन्वर्ट इनटू क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है. सबसे पहले क्या होगी, एक्यूट गैस्ट्राइटिस होगी, जिसमें क्या होगा, ट्रांजिएंट एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन्वॉल्वमेंट होगा गैस्ट्रिक म्यूकोजा का. अगर ये बहुत सालों के लिए अनट्रीटेड रहा तो देन क्या होगा, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस होगा. अब क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, ठीक है. ये क्या था, ट्रांजिएंट एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन्वॉल्वमेंट था गैस्ट्रिक म्यूकोजा का. क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है गैस्ट्रिक म्यूकोजा के, ठीक है. अब क्रोनिक गैस्ट्राइटिस इज यूजुअली अकम्पनीड बाय, या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा इज यूजुअली अकम्पनीड बाय म्यूकोजल अट्रोफी एंड इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया, ठीक है. तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस इज यूजुअली अकम्पनीड बाय म्यूकोजल अट्रोफी एंड इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया, ठीक है. तो अपन ने क्या देखा, एक्यूट गैस्ट्राइटिस इट इज नथिंग बट ट्रांजिएंट एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा. इफ इट रिमेन्स अनट्रीटेड फॉर मेनी ईयर्स देन वी विल सफर फ्रॉम क्रोनिक गैस्ट्राइटिस. क्रोनिक गैस्ट्राइटिस इज नथिंग बट लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा एंड इट इज यूजुअली अकम्पनीड बाय म्यूकोजल अट्रोफी एंड इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया, ठीक है. देन वी विल गो टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, जो अपन ने एक्चुअली रिस्क फैक्टर करके पढ़ लिया, ठीक है ना. स्टिल वी विल सी द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है. तो इटियोलॉजिकल फैक्टर में क्या है, डाइट एंड पर्सनल हैबिट्स. फर्स्ट पॉइंट इज डाइट एंड पर्सनल हैबिट्स. इनमें क्या आएगा, हाईली स्पाइसी फूड, ठीक है. अगर ज़्यादा मसालेदार खाना खाया तो उसके कारण गैस्ट्राइटिस हो सकता है, ठीक है. सो डाइट एंड पर्सनल हैबिट्स में सबसे पहले क्या आएगा, हाईली स्पाइसी फूड, देन एक्सेसिव अल्कोहल एंड हेवी स्मोकिंग, ठीक है. तो डाइट वाला पॉइंट क्या गया, हाईली स्पाइसी फूड, एंड पर्सनल हैबिट्स में आ गया एक्सेसिव अल्कोहल अब्यूज एंड हेवी स्मोकिंग, ठीक है. सो मेडिकोस को याद रखना है, एक्सेसिव अल्कोहल या फिर हेवी स्मोकिंग के कारण क्या हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, ठीक है. और जो नॉन वेजिटेरियंस उन्होंने याद रखो कि हाईली स्पाइसी फूड खाने के कारण भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है, ठीक है. तो इटियोलॉजिकल फैक्टर में अपने पहले देख लिया डाइट एंड पर्सनल हैबिट्स, उनमें आ गया हाईली स्पाइसी फूड एंड एक्सेसिव अल्कोहल एंड हेवी स्मोकिंग, ठीक है. The second etiology is infectious agents, ठीक है. तो infectious agents में अपन ने पढ़ा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शियस एजेंट जो है उनके कारण भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है. तो सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया, ठीक है. या फिर जो अदर थे उनमें क्या सकता है, स्टेफिलोकोकल फूड पॉइजनिंग के कारण भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है, ठीक है. सो बैक्टीरियल कॉजेस में इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या है, एच पाइलोरी कैन बी देयर या फिर स्टेफिलोकोकल फूड पॉइजनिंग कैन बी देयर, ठीक है. वायरल जो इन्फेक्शियस एजेंट्स है उनमें क्या आ सकता है, वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस हो सकता है, ठीक है. सो इन्फेक्शियस एजेंट में क्या होगा, बैक्टीरियल एजेंट्स, उनमें एच पाइलोरी आएगा या फिर स्टेफिलोकोकल फूड पॉइजनिंग आएगा. देन वायरल एजेंट में वायरल हेपेटाइटिस आएगा या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस आएगा, ठीक है. देन इटियोलॉजिकल फैक्टर में थर्ड इज आइट्रोजेनिक. आइट्रोजेनिक इज मींस नथिंग बट ड्रग इंड्यूस, ठीक है. जो फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स है उनके कारण जो इटियोलॉजी मतलब जो कॉज होगा उसको अपन बोलते हैं आइट्रोजेनिक इटियोलॉजी, ठीक है. सो आइट्रोजेनिक इटियोलॉजी में अपन ने क्या देखा था, एनसेड्स लाइक एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सेन, ठीक है. देन फोर्थ इटियोलॉजी इज केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स, ठीक है. तो केमिकल एंड फिजिकल एजेंट में क्या आएगा, गैस्ट्रिक इरेडिकेशन आ सकता है या फिर इनटेक ऑफ कोरोसिव केमिकल्स आएगा, ठीक है. या फिर एक तो गैस्ट्रिक इरेडिकेशन आएगा या फिर इनटेक ऑफ कोरोसिव केमिकल्स अगर अपन ने किया तो उसके कारण भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है. एंड फिफ्थ इटियोलॉजी इज नथिंग बट सीवियर स्ट्रेस. सीवियर स्ट्रेस में क्या आएगा, फिर शॉक आ सकता है या फिर एंगर, अगर ज़्यादा गुस्सा आता है तो उनमें गैस्ट्राइटिस के चांसेस बढ़ते हैं. ट्रॉमा के कारण भी हो सकता है या फिर सर्जरी के कारण भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है, ठीक है. तो इटियोलॉजिकल फैक्टर में अपन ने क्या क्या पढ़ा, डाइट एंड पर्सनल हैबिट्स. उनमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा कि नॉन वेजिटेरियंस के लिए हाईली स्पाइसी फूड कैन कॉज इट. देन जो मेडिकोज है उन्होंने याद रखना कि एक्सेसिव अल्कोहल एंड हेवी स्मोकिंग के कारण भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है. इन्फेक्शियस एजेंट में अपन ने पढ़ा बैक्टीरियल में मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया एच पाइलोरी. दूसरा अपन ने पढ़ा स्टेफिलोकोकल फूड पॉइजनिंग के कारण भी हो सकता है. वायरल में क्या होगा, वायरल हेपेटाइटिस के कारण होगा या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होगा. हाइड्रोजेनिक में अपन ने पढ़ा क्या है, एनसेड्स लाइक एस्पिरिन,
आइबुप्रोफेन नेप्रोक्सेन के कारण भी होगा। देन केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स में बनने पड़ा कि गैस्ट्रिक इरेडिकेशन या फिर इनटेक ऑफ कोरोसिव केमिकल्स के कारण भी हो सकता है। एंड सीवियर स्ट्रेस में बनने पड़ा कि शॉक के कारण हो सकता है, एंगर के कारण हो सकता है, ट्रॉमा के कारण हो सकता है, या फिर सर्जरी के कारण भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसके कारण क्या होगा, म्यूकोजल इंजुरी बाय द अबव एजेंट्स। ठीक है, ये जो सारे इटियोलॉजिकल एजेंट्स अपन ने पढ़े उनके कारण क्या होगा, म्यूकोजल इंजुरी होगी। ठीक है, म्यूकोजल इंजुरी होगी बाय द अबव एजेंट, जो अपन आगे अभी ऊपर पढ़े उनके कारण क्या होगा, म्यूकोजल इंजुरी होगी। इट कॉजेस व्हाट, एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ये सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या हुई, म्यूकोजल इंजुरी हुई, उसके कारण क्या हुआ, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ। ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म्स। ठीक है, ये जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ ये नीचे दिए गए एक वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म्स के कारण हुआ। ठीक है ना, तो कौन सा है, 3 मैकेनिज्म्स है। ठीक है, 3 मैकेनिज्म्स में क्या है, सबसे पहला है दैट इज डिक्रीज ब्लड फ्लो। एक तो ब्लड फ्लो कम होने के कारण, या फिर इंक्रीज एसिड सिक्रेशन के कारण, या फिर डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट बफर के कारण। ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, अपन इटियोलॉजिकल फैक्टर पढ़े उनके कारण म्यूकोजल इंजरी हुई। इट कॉजेस एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन ये जो 3 मैकेनिज्म एक्शन है उनमें से एक के कारण होगा। अब कौन कौन सा है वो, डिक्रीज ब्लड फ्लो होगा, या फिर इंक्रीज एसिड सिक्रेशन होगी, या फिर डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट बफर होगा। ठीक है, एक तो ब्लड सप्लाई कम हो रहा है स्टमक को, या फिर एसिड सिक्रेशन स्टमक में बढ़ गया है, या फिर बाइकार्बोनेट बफर है। जो बाइकार्बोनेट इट इज प्रोटेक्टिव फैक्टर फॉर स्टमक ना, सो ये इसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया। ठीक है, इसका प्रोडक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और एसिड सिक्रेशन दैट इज हार्मफुल फैक्टर फॉर द स्टमक, उसका सिक्रेशन जो है वो बढ़ गया। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा। ठीक है, सो ग्रॉसली कैसे दिखाएगा, ये अपन पढ़ रहे हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन सॉरी एक्यूट गैस्ट्राइटिस का पैथोलॉजी है। ठीक है ना, म्यूकोजल इंजरी होगी बाय वेरियस above etiological agents, it will cause the acute inflammation by one of the following mechanisms। कौन से mechanisms है, decrease blood flow, increase acid secretion and decrease production of bicarbonate buffer। ठीक है, and grossly how will it look, grossly the gastric mucosa is edematous with abundant mucus and hemorrhagic spots। ठीक है, so acute gastritis grossly कैसे दिखेगा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो होगा वो इडिमेटस होगा विद एबंडेंट म्यूकोस एंड हेमोरेजिक स्पॉट्स। ठीक है, इडिमेटस होगा एक तो, और एबंडेंट म्यूकोस में होगा, हेमोरेजिक स्पॉट्स दिखेंगे। ठीक है, देन सेकंड वी विल स्टडी द एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस। ठीक है, एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस जो है वो अपन पढ़ेंगे, इट इज नथिंग बट टाइप बी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। ठीक है ना, सो अपन अब क्या पढ़ ले जा रहे हैं, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। यहाँ तक अपन ने जो पैथोलॉजी पढ़ी दैट इज ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस। ठीक है ना, अब अपन पढ़ते हैं टाइप बी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। मैं टाइप बी ही इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यही आपके क्वेश्चन पेपर में आएगी। ठीक है, आइदर ऑफ पीजी और या ऑफ आपकी यूटीपी। ठीक है, सो टाइप बी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस जिसमें आएगा एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस में रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ व्हाट, एच पाइलोरी। ठीक है ना, एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस होने के लिए एच पाइलोरी जाना पड़ेगा ना बॉडी में अंदर, तो उसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, फीको ओरल रूट। ठीक है, सो फीको ओरल रूट के थ्रू एच पाइलोरी जो है वो एंटर करेगा बॉडी के अंदर। अब जो ये एच पाइलोरी है इट इज नथिंग बट एस शेप्ड स्लेंडर बैक्टीरिया विच इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, H. pylori is nothing but S-shaped slender bacteria which is gram negative bacteria। आप कहाँ पे पढ़ोगे, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, हमको क्वेश्चन भी था, मतलब अभी जो रिसेंट पेपर्स हुए हैं 22 बैच के उनके पेपर में H. pylori गैस्ट्राइटिस का क्वेश्चन आया था। ठीक है, आई गेस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही आया था। एच पाइलोरी मतलब पेप्टिक अल्सर कॉजिंग जो बैक्टीरिया है उनकी माइक्रोस्कोपी लिखनी थी। ठीक है ना, तो उसमें इसी की माइक्रोस्कोपी लिखनी थी एच पाइलोरी की। ठीक है, सो एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस क्या है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट, इट इज नथिंग बट एस शेप्ड सिलेंडर बैक्टीरिया विच इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसके वायरुलेंस फैक्टर्स क्या है। ठीक है, ये जनरली माइक्रो में पढ़ाया जाता है लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कि जो एच पाइलोरी है उनके वायरुलेंस फैक्टर्स क्या क्या है। ठीक है, तो 3 वायरुलेंस फैक्टर मेनली है, दैट इज फ्लैजिलिन, देन एडेजिन एंड यूरियस। ठीक है, सो फ्लैजिलिन क्या करेगा, स्विम थ्रू द म्यूकस में हेल्प करेगा। ठीक है, फ्लैजिलिन के कारण क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है ये म्यूकस के थ्रू स्विम कर पाएगा। देन एडेजिन के कारण क्या होगा, इट कैन स्टिक टू द एपिथेलियम। एंड यूरियस के कारण क्या होगा, इट कैन कन्वर्ट द यूरिया इनटू अमोनिया। ठीक है, वायरुलेंस फैक्टर मतलब क्या, जिसके कारण हार्म कॉज कर सकेगा वो बैक्टीरिया सामने वाले होस्ट एजेंट को, उसको अपन बोलते हैं वायरुलेंस फैक्टर। ठीक है, तो उसमें 3 वायरुलेंस फैक्टर अपने पढ़े, फ्लैजिलिन, एडेजिन एंड यूरियस। तो फ्लैजिलिन क्या करेगा, स्विम करने में मदद करेगा थ्रू द म्यूकस। एडेजिन क्या करेगा, एपिथेलियम को स्टिक करने में मदद करेगा। और यूरियस जो है वो कन्वर्ट करेगा यूरिया को अमोनिया में। ठीक है, अगर यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो गया तो अमोनिया इज नथिंग बट बेसिक एजेंट। ठीक है, तो अगर बेसिक एजेंट बढ़ रहा है, अगर यूरिया कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया में तो बेसिक एजेंट बढ़ रहा है। अगर बेसिक एजेंट बढ़ रहा है तो पीएच क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, पीएच बढ़ेगा, अगर बेसिक एजेंट बढ़ रहा है तो पीएच बढ़ेगा। ठीक है ना, मतलब एसिडिटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना पीएच, तो बेस बढ़ रहा है मतलब एसिडिटी कम हो रही है। ठीक है, बेस अगर बढ़ रहा है तो एसिडिटी कम होगी, एसिडिटी अगर कम हो रही है तो पीएच क्या करेगा, बढ़ेगा। तो अगर पीएच बढ़ा तो इट विल हेल्प
टू काउंटरैक्ट द स्टमक एसिडिटी, ठीक है। जो स्टमक के अंदर की एसिडिटी है जो HCl प्रोडक्शन के कारण हो रही है उसको काउंटरैक्ट करने में हेल्प करता है ये अमोनिया, ठीक है। सो फेवरेबल कंडीशन फॉर कोलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। जो स्टमक एसिडिटी है वो अनफेवरेबल कंडीशन है ना बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया एसिडिटी के अंदर ग्रो नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको काउंटरैक्ट कौन करता है? ये अमोनिया। अमोनिया कैसे बना? यूरियस के कारण। यूरियस के कारण कैसे बना? उसने क्या करा, यूरियस यूज करके यूरिया को कन्वर्ट कर दिया अमोनिया में। अमोनिया ने क्या करा, पीएच बढ़ा दिया। अब अगर पीएच बढ़ा दिया तो उसने काउंटरैक्ट कर लिया स्टमक एसिडिटी को। अब स्टमक एसिडिटी अगर कम हो गई तो उसके कारण फेवरेबल कंडीशन बन गई कोलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। तो उसके बाद वो वहाँ पे कॉलोनाइज करके क्या करेगा, एपिथेलियम को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा क्या है वायरल इन्फेक्टर में हमने पढ़ा फ्लैजेलिन, एडेजिन एंड यूरियस। यूरियस में क्या है, इट कन्वर्ट द यूरिया इनटू अमोनिया। अमोनिया में कन्वर्ट हुआ तो अमोनिया इज अ बेसिक एजेंट, उसके कारण पीएच बढ़ा तो स्टमक एसिडिटी कम हो गई। स्टमक एसिडिटी कम हो गई मतलब फेवरेबल कंडीशन आ गई बैक्टीरिया को कॉलोनाइज करने के लिए। अब अगर फेवरेबल कंडीशन आ गई बैक्टीरिया को कॉलोनाइज करने के लिए तो एपिथेलियम को वो कॉलोनाइज करके क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया है वो उसके कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है ना। H. pylori सीक्रेट सम, H. pylori जो है वो सीक्रेट करेगा सम टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स को, ठीक है। तो कौन कौन से टॉक्सिन्स है? कैगे टॉक्सिन एंड वैके टॉक्सिन्स, ठीक है। तो जो है इट कॉलोनाइजेस विद द इंक्रीज्ड कैगे टॉक्सिन स्प्रेड्स टू द एंटायर स्टमक, ठीक है। जो कॉलोनीज है, ठीक है, H. pylori की जो कॉलोनीज है, ठीक है, H. pylori की कॉलोनीज जो है जो क्या सिक्रेट करेंगी, टॉक्सिन सिक्रेट करेंगी। टॉक्सिक में भी क्या सिक्रेट करेंगी, कैगे सिक्रेट करेंगी। तो कॉलोनीज विद इंक्रीज्ड कैगे टॉक्सिन स्प्रेड्स टू द एंटायर स्टमक, ठीक है, एंड इट डिस्ट्रॉय द गैस्ट्रिक एपिथेलियम, ठीक है। जो कॉलोनीज ऑफ व्हाट, H. pylori, ठीक है, कॉलोनीज ऑफ H. pylori with increased कैगे टॉक्सिन इट स्प्रेड्स टू एंटायर स्टमक एंड इट डिस्ट्रॉयज द गैस्ट्रिक एपिथेलियम, ठीक है। और गैस्ट्रिक एपिथेलियम को डिस्ट्रॉय करके क्या करेगा, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जो होते हैं उनको इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कौन सा है, IL-1 एंड TNF अल्फा, ठीक है। तो क्या हुआ, कॉलोनीज विद इंक्रीज कैगे टॉक्सिन स्प्रेड हो गई पूरे स्टमक में, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरे गैस्ट्रिक एपिथेलियम को। अब गैस्ट्रिक एपिथेलियम को डिस्ट्रॉय करने के कारण क्या हुआ, जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है वो बढ़ गए। प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कौन सा है, IL-1 एंड TNF अल्फा, ठीक है। अब इंक्रीज कैगे वैक्सीन के कारण क्या हुआ, इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर भी होगा। ये आपका पीजी का PYQ था, ठीक है ना। तो अब तक अपन ने क्या क्या देखा, देखो टाइप बी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में अपन देख रहे हैं H. pylori गैस्ट्राइटिस। रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या देखा अपन ने, फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट में अपन देखा कि H. pylori जो है वो कैसा है, एस शेप सिलेंडर बैक्टीरिया विच इज ग्राम नेगेटिव, ठीक है। उसके वायरल इन्फेक्टर में अपन देखा फ्लैजेलिन विच हेल्प्स इट टू स्विम थ्रू द म्यूकस, देन एडेजिन विच स्टिक्स टू द एपिथेलियम विच हेल्प्स इट टू स्टिक टू द एपिथेलियम, एंड यूरियस विच कन्वर्ट द यूरिया इनटू अमोनिया। अमोनिया क्या है, बेसिक एजेंट है, तो वो एसिडिटी को कम करेगा, सो पीएच को बढ़ा देगा। अगर एसिडिटी कम हो गई, ठीक है, एसिडिटी अगर कम हो गई तो फेवरेबल कंडीशन होगी बैक्टीरिया के लिए कॉलोनाइजेशन करने के लिए। अगर कॉलोनाइजेशन करेगा वो बैक्टीरिया और फिर क्या करेगा, एपिथेलियम को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। फिर अपन देखेंगे H. pylori दो टाइप के टॉक्सिन्स को सिक्रेट करेगा, कैगे टॉक्सिन एंड वैके टॉक्सिन। अब ये जो कैगे टॉक्सिन जो बड़ी मतलब जो कॉलोनीज है जो कैगे टॉक्सिन को बढ़ा रही है वो स्प्रेड कर जाएंगी टू द एंटायर स्टमक और वो गैस्ट्रिक एपिथेलियम को डिस्ट्रॉय कर देगी। अब गैस्ट्रिक एपिथेलियम जैसे डिस्ट्रॉय होगा तो बॉडी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को, ठीक है। तो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कौन सा है, IL-1 एंड TNF अल्फा, ठीक है। और जो इंक्रीज कैगे टॉक्सिन है इट इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, ठीक है। ये आपका PYQ है पीछे का, ठीक है। अब अपन पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं टाइप बी गैस्ट्राइटिस या फिर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की, ठीक है। आपको जनरली अगर क्वेश्चन LQ में आया ना तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का ही आएगा, एक्यूट गैस्ट्राइटिस जनरली नहीं पूछते। सो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस को ही आपको ये पैथोजेनेसिस अच्छे से याद रखना है, ठीक है। वैसे तो मैंने एक्यूट गैस्ट्राइटिस का भी पैथोजेनेसिस आपको बता दिया, लेकिन आपको ये जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का पैथोजेनेसिस ये अच्छे से याद रखना है। तो अपन क्या करेंगे, इंटेक ऑफ फूड कंटामिनेटेड विद H. pylori, ठीक है। अपन देखा है कि H. pylori कैसे ट्रांसमिट होगा, फीको ओरल रूट से। तो अपन इंटेक करेंगे फूड विच इज कंटामिनेटेड विद H. pylori, ठीक है। वो इनटेक करने के बाद सबसे पहले कहा जाएगा, कार्डिया ऑफ स्टमक जाएगा। कार्डिया ऑफ स्टमक, कार्डिया इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्टमक, थी आपको पता है, फिजियोलॉजी आपने पढ़ी है। तो कार्डिया ऑफ स्टमक में पहुंचेगा। कार्डिया ऑफ स्टमक में वेरी लेस ट्रांजिट टाइम के लिए वो रहेगा, ठीक है। कार्डिया ऑफ स्टमक जो है वो स्लोपी पोर्शन होता है स्टमक का, ठीक है, आपने पढ़ा है, आपको पता है, ठीक है। तो कार्डिया ऑफ स्टमक जो है वो स्लोपी पोर्शन होता है स्टमक का, तो उसके कारण कार्डिया में बहुत कम टाइम के लिए वो रहेगा बैक्टीरिया, ठीक है। फिर वो कार्डिया से कहा जाएगा आगे बॉडी एंड फंडस में जाएगा, ठीक है। अब बॉडी एंड फंडस में म्यूकस सेल जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है ना। अगर आपने फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़े तो आपको पता है कि बॉडी एंड फंडस में म्यूकस सेल जो होते हैं बहुत कम होते हैं। अगर म्यूकस सेल कम है, म्यूकस सेल अगर कम है तो एसिडिटी वहाँ पे ज्यादा होगी, तो वेरी एसिडिक पीएच होगा, ठीक है। तो अगर एसिडिक पीएच है, एसिडिक पीएच इज अनफेवरेबल कंडीशन फॉर H. pylori, तो उसके कारण मैक्सिमम H. pylori जो है ना वो बॉडी एंड फंडस में मारे जाते हैं, ठीक है ना।
वेरी एसिडिक पीएच किल्स द मैक्सिमम एच पाइलोरी, ठीक है। सो मैक्सिमम जो एच पाइलोरी है वो बॉडी एंड फंडस में मारे जाएंगे। क्या किया अपन ने, खाने के साथ मतलब कंटामिनेटेड एच पाइलोरी के साथ, उसके साथ अपन ने एच पाइलोरी को बॉडी के अंदर लिया। बॉडी के अंदर जाएंगे बहुत, स्टमक में गया। स्टमक में जो कार्डिया है वो बहुत स्लोपी पोर्शन है, तो वहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए वो रहेगा। फिर वो जाएगा आगे कहाँ पे, बॉडी एंड फंडस में, जहाँ पे क्या है बहुत कम म्यूकस सेल्स है। म्यूकस सेल्स अगर कम है मतलब एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, एसिडिक पीएच बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण एसिडिक पीएच के कारण क्या होगा, इट विल किल द मैक्सिमम ऑफ एच पाइलोरी, ठीक है। फिर बॉडी एंड फंडस से होकर वो आगे कहाँ पे जाएगा, एंट्रम में जाएगा, ठीक है। एंट्रम में जो है ना मेनली म्यूकस ग्लैंड से प्रेजेंट रहती है, ठीक है। स्टमक जो एंट्रम वाला पोर्शन जो होता है डिओडिनम से पहले वाला, ठीक है, एंट्रम आपको पता है, तो वो एंट्रम वाले पोर्शन में ना म्यूकस ग्लैंड जो है वो बहुत ज्यादा रहती है। अब अगर म्यूकस ग्लैंड ज्यादा है मतलब एसिडिटी कम है, एसिडिटी कम मतलब फेवरेबल कंडीशन फॉर द एच पाइलोरी व्हिच विल लीड टू कोलोनाइजेशन ऑफ एच पाइलोरी विद द वायरुलेंस फैक्टर्स, ठीक है। तो एंट्रम में मोस्ट कॉमनली कोलोनाइजेशन ऑफ एच पाइलोरी होगी, ठीक है। अब कोलोनाइजेशन हो गई तो फिर अपन ने देखा कि आगे टॉक्सिन की वजह से क्या हुआ, डैमेज टू द एंट्रल एपिथेलियम। फिर आप ये भी लिख सकते हो उधर डैमेज टू द एंट्रल एपिथेलियम के बाद इंक्रीज प्रो इन्फ्लेमेटरी, ठीक है ना, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, ठीक है ना, लाइक IL-1 एंड TNF अल्फा। और उसके बाद दूसरा क्या होगा, इंक्रीज रिफ्लेक्स लोकल सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन, ठीक है। एंट्रल एपिथेलियम अगर डैमेज हो गया तो उसके कारण रिफ्लेक्स सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब गैस्ट्रिन का सिक्रेशन बढ़ गया तो गैस्ट्रिन आगे क्या करेगा, एसिड सिक्रेशन को बढ़ा देगा, ठीक है। एंट्रल एपिथेलियम डैमेज हो गया उसके कारण गैस्ट्रिन का सिक्रेशन बढ़ गया, गैस्ट्रिन सिक्रेशन बढ़ गया तो उसके कारण क्या होगा, एसिड सिक्रेशन भी बढ़ जाएगा। अगर एसिड सिक्रेशन बढ़ गया तो उसके कारण क्या होगा, फिर एंट्रल गैस्ट्राइटिस होगा, जिसको ही अपन बोलते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या देखा, वापस से पैथोजेन एक बार देखते हैं। अपन ने इंटेक किया ऑफ द फूड, इंटेक ऑफ द फूड कंटामिनेटेड विद एच पाइलोरी, फिर वो गया स्टमक के अंदर, ठीक है। अपन ने एच पाइलोरी के साथ जो कंटामिनेटेड फूड है वो खा लिया। अब एच पाइलोरी अपने अंदर आ गया, वो एच पाइलोरी गया स्टमक में, ठीक है। फिर स्टमक में कार्डिया में उसने रुकने की कोशिश की, लेकिन कार्डिया कैसा था, बहुत स्लोपी था, ठीक है। तो वो बहुत कम टाइम के लिए वहाँ पे रुक पाया। फिर वो अंदर खिसक के कहाँ पे चला गया, बॉडी एंड फंडस पे चला गया। बॉडी एंड फंडस पे क्या हो गया कि लेस म्यूकस सेल्स प्रेजेंट थी, बहुत कम म्यूकस सेल्स प्रेजेंट थी। उसके कारण क्या हो गया कि एसिडिटी बहुत ज्यादा थी। अगर एसिडिटी बहुत ज्यादा है तो इट इज अनफेवरेबल कंडीशन फॉर एच पाइलोरी, तो बहुत सारे एच पाइलोरी बेचारे क्या हुए, मारे गए, ठीक है। अब एच पाइलोरी मारे गए, जो बचे वो बहुत गुस्से में थे। अब वो गुस्से में चलते चलते कहाँ पे गए, एंट्रम में गए, ठीक है। एंट्रम में गए, वो गुस्से में थे, ठीक है ना, उनके साथ ही मारे गए तो वो एंट्रम में गए। अब एंट्रम में जाने के बाद क्या हुआ, उनको दिखा कि यहाँ पे तो म्यूकस ग्लैंड बहुत ज्यादा है, म्यूकस ग्लैंड बहुत ज्यादा है मतलब एसिडिटी जो है वो बहुत कम है, ठीक है, एसिडिटी बहुत कम है। तो अब वो गुस्से में थे, एसिडिटी कम भी थी, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन थी, तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो यहाँ पे कॉलोनी बनाते हैं, तो उन्होंने कॉलोनाइजेशन कर लिया। अब कॉलोनाइजेशन करने के बाद वो पहले उनके साथ ही मारे गए थे ना, अब उन्होंने सोचा कि इनको भी अपन तकलीफ देंगे, तो उन्होंने कॉलोनाइजेशन करके क्या किया, एंट्रल एपिथेलियम को डैमेज करना शुरू किया, ठीक है। तो एंट्रल एपिथेलियम अगर डैमेज हो गया तो फिर रिफ्लेक्सली क्या हुआ कि गैस्ट्रिन का लोकल सिक्रेशन बढ़ गया। अब गैस्ट्रिन सिक्रेशन बढ़ गया तो उसके कारण क्या हुआ, एसिड सिक्रेशन भी बढ़ गया, और एसिड सिक्रेशन बढ़ गया तो उसके कारण क्या हो गया, एंट्रल गैस्ट्राइटिस हो गया। तो इनका जो बदला है वो पूरा हुआ, ठीक है ना, एंट्रल गैस्ट्राइटिस हो गया तो उसको परेशानी होगी, तो उसके कारण क्या होगी, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होगी, ठीक है। अच्छी कहानी थी, चलो मजे में लिया। अब आगे अपन पढ़ते हैं, ठीक है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन अगर हुआ है आपको, एच पाइलोरी इन्फेक्शन के बाद आफ्टर मंथ्स क्या होगा, क्रोनिक एच पाइलोरी इन्फेक्शन होगा। सबसे पहले क्या होगा, एच पाइलोरी इन्फेक्शन हुआ तो एक्यूट रिस्पॉन्स आएगा सबसे पहले, देन आफ्टर मंथ्स मतलब अगर अनट्रीटेड रहा तो फिर क्या होगा, क्रोनिक एच पाइलोरी इन्फेक्शन होगा। उसके भी असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन दिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन हुआ, एक्यूट इन्फ्लेमेशन मतलब एक्यूट गैस्ट्राइटिस हुआ, देन आफ्टर मंथ्स ऑफ या फिर आफ्टर मंथ्स एंड ईयर्स ऑफ अनट्रीटेड एक्यूट एच पाइलोरी इन्फेक्शन, क्रोनिक एच पाइलोरी इन्फेक्शन होगा, जो भी सबसे पहले क्या होगा, असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन ही होगा, ठीक है। लेकिन आफ्टर ईयर्स बहुत सालों बाद क्या होगा, इधर 3 फेट्स हुए मतलब उसकी, तो एंट्रल या फिर अट्रोफिक गैस्ट्राइटिस होगी जो अपन ने देख लिया, जिसमें डिओडिनल या फिर गैस्ट्रिक अल्सर्स जो है वो अपने को दिखेंगे, ठीक है। और इसका जो मतलब पॉजिटिव मतलब प्रोबेबिलिटी वो क्या है, 3 to 6 टाइम्स, ठीक है। 3 to 6 टाइम्स जो है वो डिओडिनल गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं, ठीक है ना, एंट्रल गैस्ट्राइटिस में। देन सेकंड फेज इज व्हाट, अट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। अट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में अपने को क्या दिखेगा, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया फिर डिस्प्लेशिया दिखेगा, जो आगे जाके क्या करेगा, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया विल कन्वर्ट इनटू गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, ठीक है ना। मेटाप्लेशिया कैन लीड टू कार्सिनोमा, अपन ने पढ़ा था अपने जनरल वाली सबसे पहले वीडियो में, ठीक है। तो मेटाप्लेशिया कैन लीड टू गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, ठीक है। देन थर्ड फेज इज नॉन अट्रोफिक
पैन गैस्ट्राइटिस, जिसमें क्या होगा, लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स होगी, जिसमें माल्ट लिम्फोमा होगा एंड इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, दैट इज 6 to 50 टाइम्स, ठीक है। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉन्ग टर्म एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस। तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन के अगर आफ्टर मंथ्स क्या होगा, पहले तो एक्यूट रिस्पॉन्स आएगा, फिर आफ्टर मंथ्स क्या होगा, क्रॉनिक एच पाइलोरी इन्फेक्शन होगी, जो सबसे पहले क्या होगा, असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होगा। आफ्टर ईयर्स क्या होगा, 3 फेज होंगे, एक तो एंट्रल या फिर अट्रोफिक गैस्ट्राइटिस होगी, जिनमें ड्यूडेनल या फिर गैस्ट्रिक अल्सर होगा, 3 to 6 टाइम्स उसकी प्रोबेबिलिटी है। देन दूसरा होगा अट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, सबसे पहले एंट्रल गैस्ट्राइटिस जिसके कारण ड्यूडेनल या फिर गैस्ट्रिक अल्सर हुए। फिर हुआ अट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। अट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में क्या हुआ, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया या फिर डिस्प्लेशिया हुआ। अब इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया फिर डिस्प्लेशिया जो है, तो मेटाप्लेशिया का आगे रिस्क फैक्टर क्या होता है, कार्सिनोमा। सो इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया विल लीड टू गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, जो भी 3 to 6 टाइम्स है। देन थर्ड फेट इज नॉन अट्रोफिक पैन गैस्ट्राइटिस, जिसके कारण क्या हुआ, लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हुई, जिनमें अपन देखा है माइल्ड लिम्फोमा और उसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है 6 to 50 टाइम्स, ठीक है। अब क्रॉसली कैसे दिखेगा क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, क्रॉसली क्या दिखेगा, एडिमेटस गैस्ट्रिक म्यूकोसा दिखेगा, एबेंडेंट म्यूकस दिखेगा और हेमोरेजिक स्पॉट्स, ठीक है। तो ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस में भी दिखेगा, एडिमेटस गैस्ट्रिक म्यूकोसा, एबेंडेंट म्यूकस विल बी सीन एंड हेमोरेजिक स्पॉट्स विल बी सीन, ठीक है। देन माइक्रोस्कोपी में क्या दिखेगा, ये आपका डायग्राम बना नहीं है, दिखाता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले क्या है, लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन आपको दिखेगी, इंट्रा एपिथेलियल न्यूट्रोफिल दिखेंगे, सब एपिथेलियल प्लाज्मा सेल दिखेंगे, ठीक है। तो लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन, ये देखो लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन आपको दिख रही है, ठीक है, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन दिख रही है। देन इंट्रा एपिथेलियल न्यूट्रोफिल्स भी दिखेगी, सो इंट्रा एपिथेलियल में भी आपको न्यूट्रोफिल दिखा सकते हो आप, ठीक है। देन सब एपिथेलियल प्लाज्मा सेल्स, ये जो है ये सब एपिथेलियल प्लाज्मा सेल्स आपको दिखानी है, ठीक है। और आपको साथ साथ में स्पाइरल बैक्टीरिया दिखाने जो कि जो आपके एपिथेलियम के ऊपर दिखेंगे आपको, सिलेंडर एस शेप्ड बैक्टीरिया जो है, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोपी होगी, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन हो गया, इंट्रा एपिथेलियल न्यूट्रोफिल्स हो गए एंड सब एपिथेलियल प्लाज्मा सेल्स हो गई। और अगर एच&डी स्टेनिंग अपन करेंगे तो एस शेप्ड अपने को ऑर्गेनिज्म दिखेंगे विच विल स्टिक टू द म्यूकोसा, ठीक है। ये आपको जो दिख रहे हैं दे आर एस शेप्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और अपन स्पेशल स्टेन्स में कौन सा स्टेन्स यूज करते हैं, जिम्स्टा स्टेनिंग अपन यूज कर सकते हैं, या फिर वॉर्डिन स्टारी सिल्वर स्टेन अपन यूज करते हैं जो कि ब्लैक कलर देगा, या फिर स्टीनर सिल्वर स्टेन। आपको ये सब स्पेशल स्टेन्स वगैरह सब माइक्रो में आएगा, लेकिन फिर भी ये आपको पेपर में लिखना है, पैथो में भी, ठीक है। स्पेशल स्टेन्स कौन से यूज करेंगे, जिम्स्टा स्टेनिंग या फिर वॉर्डिन स्टारी सिल्वर स्टेन या फिर स्टीनर सिल्वर स्टेन, ठीक है। अब नॉन इन्वेजिव टेस्ट अगर अपने को करनी रही तो अपन यूरिया ब्रेथ टेस्ट करेंगे, और अगर गोल्ड स्टैंडर्ड अगर कुछ करना है अपने, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सी है, तो बायोप्सी एंड कल्चर इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। तो डायग्नोसिस में क्या अपन नहीं करा, स्क्रीनिंग टेस्ट में अपन सीरम एलाइजा करेंगे फॉर एंटीबॉडीज अगेंस्ट एच पाइलोरी, तो एलाइजा अपन यूज कर सकते हैं। या फिर नॉन इन्वेजिव में अपन देखा यूरिया ब्रेथ टेस्ट करेंगे, ठीक है। और गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, एंट्रल बायोप्सी शोइंग द बेसिलाई, ठीक है, उसमें भी हाईलाइटेड बाय वॉर्डन स्टारी सिल्वर स्टेन, ठीक है, बायोप्सी में। देन मोस्ट स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन में क्या है, कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, कल्चर ऑफ बैक्टीरिया करेंगे, इट इज द मोस्ट स्पेसिफिक, गोल्ड स्टैंडर्ड इज एंट्रल बायोप्सी एंड मोस्ट स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन इज व्हाट, कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, व्हिच इज डन ऑन स्क्यूरोज मीडियम, ठीक है। अब अपन उसकी गैस्ट्राइटिस की पूरी केस पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको ग्रॉसली आपको देखना है, एडिमेटस गैस्ट्रिक म्यूकोसा दिखेगा, एबेंडेंट म्यूकोस दिखेगा, हेमोरेजिक स्पॉट्स देखेंगे, माइक्रोस्कोपी में देख लिया कि लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन, देन सब एपिथेलियल प्लाज्मा सेल्स दिखेंगे, इंट्रा एपिथेलियल न्यूट्रोफिल्स भी दिखेंगे। और अगर अपन एच&डी स्टेनिंग करेंगे तो एक्सेप्ट ऑर्गेनिजम्स भी दिखेंगे, और स्पेशल स्टेन में अपन जिम्स्टा स्टेनिंग या फिर वॉर्डन स्टारी सिल्वर स्टेन या फिर स्टीनर सिल्वर स्टेन यूज कर सकते हैं। नॉन इन्वेजिव टेस्ट में यूरिया ब्रेथ टेस्ट करेंगे, एंड गोल्ड स्टैंडर्ड में आपको बायोप्सी एंड कल्चर दिखेगा, एंड मोस्ट स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन कौन सी है, कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, विच इज डन ऑन स्क्यूरोज मीडियम। देन अपन अब टेस्ट देखते हैं, एक केस देखते हैं। 54-year-old वुमन विद एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट इज आल्सो फाउंड टू हैव माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है, विद अदरवाइज नॉर्मल WBC एंड प्लेटलेट काउंट्स। तो हर एब्डोमिनल सीटी स्कैन इज शोन, तो आपका डायग्नोसिस क्या है, ठीक है। तो आप सीटी स्कैन आप पढ़ना बाद में सीखोगे, तो ये यहाँ पे जो है इडियोमेटस या फिर गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो इन्फ्लेम दिखाया गया है, ठीक है, ये सीटी स्कैन में। तो अपना कॉमनली डायग्नोसिस क्या होगा, और डायग्नोसिस एक्यूट गैस्ट्राइटिस, ठीक है। एंड व्हाट इज द कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर दिस कंडीशन, नथिंग बट अपने जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स एनसेट्स वगैरह, तो वो आपको लिखना है, ठीक है। सो आपको ये केस ऐसे गैस्ट्राइटिस के लिए आएगी, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल सब शुरू होंगे। सो तब तक के लिए बेटा थैंक यू।